वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है और बजट की एनालिसिस अब हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है। कोई उसके मिडिल क्लास पर फायदे बता रहा है, कोई उसके बाजार को लेकर फायदे बता रहा है, कोई उसके कॉर्पोरेट को लेकर फायदे बता रहा है। लेकिन हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि अब बजट के बाद हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर के तौर पर हमें क्या करना चाहिए, ट्रेडर के तौर पे हमें क्या करना चाहिए, या इकोनॉमी को अगर हमें समझना है तो हमें कैसे समझना चाहिए कि अब आगे हम किस ट्रैक पर जा रहे हैं, सरकार की मंशा क्या है इस बजट के बाद। ये सारी चीजें समझने के लिए, इन सारी चीजों पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान है। मेरे साथ है फिरोज अजीज, जो डिप्टी सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ के। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और जो पहला सवाल आज हम सबसे ही पूछ रहे हैं, बड़ा कॉमन सा सवाल है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है इस सवाल को पूछने में, कि बजट लगा कैसा आपको? इस बजट को आप अपने शब्दों में डिस्क्राइब करें तो कैसा बजट आपके लिए है ये? मेरे हिसाब से हर हर पहलू में अच्छा बजट है। देखिए, अगर कुछ अर्थ शैटरिंग करना, रिफॉर्म्स करना, आई डोंट थिंक वाज ऑन द कार्ड्स। तो बहुत अच्छा बजट है क्योंकि वो संतुलित बजट है। खर्चे पे भी ठीक ठाक, फिस्कल प्रूडेंस बहुत अच्छी थी। मेरे हिसाब से रेवेन्यू की प्रोजेक्शन 11% से बढ़ रही है, बट एक्सपेंडिचर 7% से बढ़ रहा है। और इतने पैसे जेब में डालने के बाद बावजूद आपकी फिस्कल डेफिसिट जो है, अगर हम रेवेन्यू से डिवाइड करें, अगर हम कहें कि भाई 15 लाख करोड़ ज्यादा खर्च होने वाला है और 45 लाख करोड़ आने वाला है, तो फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 43% है। तो खर्चा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया होता था कोविड में। अब इस बार उसको जितनी चादर उतनी फैलाओ, वो भी कर लिया। कैपिटल गेन की एक्सपेंडिचर भी मोदी गवर्नमेंट के 5 साल पहले, 5 साल में जितना खर्चा हुआ था उतना एक साल में हो रहा है। तो और मिडिल क्लास को भी दिया, तो इट्स अ वेरी संतुलित बजट। जीएसटी कलेक्शंस जो रोबस्ट रही हैं, उसमें से इन्होंने जेनरोसिटी दिखाई है और कंजम्पशन को बूस्ट दिया है। सो अब बाजार कैसे रिएक्ट करेगा इस बजट पर? देखिए विकास सर, अगर आप निवेशक के हिसाब से पूछते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई भी एक ऐसी इवेंट होती है ना, जहां पे मार्केट गिरने की संभावना, भयंकर गिरने की संभावना चली जाती है, तो मैं बड़ा खुश होता हूं। देखिए, निवेशक को कल क्या होगा मार्केट में उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसके भाव तो जब वो 5 साल बाद मैं अपना म्यूचुअल फंड बेचूंगा, समझो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का बेचूंगा, कल की एनएवी से तो मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो कुल मिला के ये देखता हूं मैं कि इस बजट में कुछ नुकसान तो नहीं होगा। इन टर्म्स ऑफ मार्केट की गिरावट को तेजी तो नहीं मिल जाएगी। पहले तो सेंटिमेंट खराब था, सेंटिमेंट खराब था, एफआईआई ने बेच रखा है माल, एफआईआई फ्यूचर्स भी शॉर्ट कर रखे थे। अगर कुछ बजट में 19-20 खराब खबर आ जाती, तो जो भी एफआईआई शॉर्ट करके बैठा है वो मस्त पैसे बनाता, और मेरे जैसा इन्वेस्टर अपनी मार्क टू मार्केट लॉस लेके रातों की नींद हराम करता। तो कुल मिला के बजट ने पार्टी स्पॉइल नहीं किया, पॉइंट वन। And an investor actually will only get the price when he sells, right? So that is very very important. Third, गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया है, जिस हिसाब से खर्चा किया है, मेरे हिसाब से एक ही प्रॉब्लम है उसमें, एजुकेशन की ग्रोथ करी है खर्चे की, 1% से बढ़ दी है। इंडिया जैसे देश में जिनकी एवरेज एज कहते हैं लोग 29 ईयर्स की है, उसमें एजुकेशन की बजट को 1% से बढ़ाया, होम अफेयर्स की बजट को 1 लाख करोड़ 68% से बढ़ाया। ये कहाँ का इंसाफ है? सो ये ऐसी दो चार चीजें ठीक नहीं है खर्चे में, बट मोटा मोटी अगर आप ब्रॉडअप देखें, टॉप 10 एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर गुड। डिफेंस में बढ़त मिली है 8% की, रूरल डेवलपमेंट जीरो रहा है। मेरे हिसाब से रूरल डेवलपमेंट की बढ़त की गुंजाइश नहीं है। अर्बन डेवलपमेंट में आप खर्च नहीं कर रहे, रूरल डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं। रूरल में फार्मर्स, पैसे वाले फार्मर को टैक्स नहीं कर रहे, यहाँ गरीब से गरीब सिटी वाले सैलरीड एम्प्लॉय को टैक्स कर रहे हैं। ये जो डिस्पैरिटी है, खर्चा रूरल में हो रहा है, टैक्स वहां से नहीं आती। एटलीस्ट जो जो आदमी 1 करोड़ 50 लाख रुपए एग्रीकल्चर से कमा रहा है, उसकी टैक्स थोड़ी बहुत तो लगनी चाहिए। बट अर्बन में यहाँ गरीब से गरीब मुंबई वाला टैक्स पे कर रहा था। सो आई थिंक वो डिस्पैरिटी थोड़ी कम हुई है। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, आई पर्सनली थिंक कैपिटल मार्केट्स फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट इज अ थम्स अप, फ्रॉम अ ट्रेडर स्टैंड पॉइंट इज ऑल्सो अ थम्स अप। मुझे याद है अच्छे से कि आपने जब पिछली बार भी हमारी बात हुई थी तो आपने ये कहा था कि जब निवेश बड़े होरिजन से करते हैं, 5 साल के कैलेंडर पर अगर देखें तो 1-2 दिन की गिरावट एक छोटे डॉट की तरह दिखती है और वो नजर भी नहीं आती। सर, एक सवाल आपका इसी से मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इस वक्त कुछ निवेशक ऐसे हैं जो थोड़ा पिछली गिरावट से थोड़े घबरा गए थे, जो करेक्शन मार्केट में देखने को मिला उससे थोड़े घबरा गए थे। उन लोगों को क्या अब मार्केट में पूरी ताकत के साथ जाना चाहिए? अपने पूरे पैसे जो उन्होंने रखे हैं, जितना उनको एलोकेशन करना है इक्विटी के अंदर, वो सारी एलोकेशन उनको कर देनी चाहिए, या अभी भी थोड़ा रुकना चाहिए उन्हें?
देखिए, अगर इंसान की उम्मीदें रीजनेबल हैं तो उसको कर देना चाहिए। मैं अपने आप को थोड़ी उम्मीदें फेयर रखता हूं कि भाई एफडी से 3 गुना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, थोड़ी बहुत तो वॉलेटिलिटी लेनी पड़ेगी। बट ब्रॉडर मार्केट में डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, बट जनवरी ने वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी, ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स को भी सेल पे लगा दिया। जैसे मॉल पे सेल पे लगता है तो वीकेंड हम चले जाते हैं मॉल में खरीदने के लिए, मार्केट में सेल लगता है तो कोई नहीं जाता, बोलता है यार सेल लगी है मैं नहीं खरीदता। सेल में बेचने आ जाते हैं, गोल्ड गिरता है तो खरीदते हैं, गोल्ड बढ़ता है तो बेचते हैं। बट कुल मिला के मार्केट्स में, सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, अगर आपके पैसे इक्विटी के लिए नियुक्त थे, एलोकेट करके रखे थे बट अंदर नहीं गए थे, तो ये बहुत अच्छा मौका है। बट एक ही डिस्क्लेमर दूंगा कि भाई इक्विटी में 5 7 10% की गिरावट उसका सेकंड नेचर है। मार्केट ने 24 साल में हर 10 महीने में एक बार ऐसा झटका दिया ही दिया है। अगर आप कहते हैं आपके पैसे डलते ही मार्केट झटका देने बंद कर देगी, तो ये आपकी उम्मीद ठीक नहीं है। सो अगर उम्मीद ठीक है तो दिस इज वन प्लेस वेयर आई विल डेफिनेटली पुट ऑल माय इक्विटीज एलोकेशन इफ इट्स स्टैंडिंग आउटसाइड एंड नॉट सिट ऑन द फेंस फॉर श्योर। सर, अब दो सेगमेंट के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि जितने हमें इवेंट्स दिखने थे वो सारे दिख चुके हैं। अमेरिका के चुनाव की बात हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात हो, वॉर की टेंशन भी कम हो चुकी है, अब बजट भी आ चुका है हमारा। सो सारी जो अनसर्टेनिटीज थी वो सारी जो है वो निकल चुकी हैं। तो अब दो तरह के इन्वेस्टर्स की बात हम करेंगे। एक इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट करता है और एक इन्वेस्टर जो इक्विटी की इन्वेस्टमेंट करता है। तो इक्विटी के इन्वेस्टर को अब इस साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो आने वाला है, पूरा ईयर जो आने वाला है, उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, फोकस किधर करना चाहिए? और जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं उन्हें क्या लार्ज कैप फंड की तरफ जाना चाहिए, मिक्स कैप की तरफ, मिक्स फंड की तरफ जाना चाहिए, मल्टी कैप की तरफ जाना चाहिए, आई मीन, या मिड कैप की तरफ जाना चाहिए? उनके लिए क्या आपकी एडवाइस होगी पूरे साल की? इस मेरे हिसाब से वो जो मैं कह रहा हूँ काफी 2 3 महीनों से, एबीसी, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग एंड कंजम्पशन, ये 3 थीम्स वापस रीइंफोर्स हुई हैं इस बजट में। सो आई थिंक वो सेक्टर वाइज वो करना चाहिए। अगर आपने स्टॉक्स खरीदने हैं तो वो स्टॉक्स खरीदें जिसको एफआईआई ने बहुत बेचा है। एफआईआई, जब वो दो किस्म के एफआईआई होते हैं, एक इंडेक्स फंड इन्वेस्टर्स होते हैं जो एफटीएससी और एमएससीआई के इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं। उन्होंने जनवरी में, मेरे हिसाब से, मेरी मैथ कहती है कि उन्होंने नहीं बेचा है। बेचा किसने है फिर एफआईआई में? एफआईआई में वो लोगों ने बेचा है जो प्रॉप ट्रेडर्स हैं। वो बहुत सारे शॉर्ट टर्म पोजीशंस लेते हैं, जो हेज फंड्स लेते हैं, कोई रिजल्ट के पहले स्टॉक उठाता है। उन्होंने सब ने अपना स्मॉल कैप स्टॉक खत्म किया है और बहुत बेरहमी से बेचा है उन स्टॉक्स को, और सस्ते दामों पे बेच के गए हैं। तो अगर आपको अगर इन्वेस्ट करना है स्टॉक्स में, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप वो स्टॉक्स लें जिसकी एफआईआई होल्डिंग अच्छी थी, बट उसकी वजह से उन्होंने ब्रूटली सेल करके उसको 20 30% कम कर दिया है। और वो अगर इस 3 सेक्टर से हो तो सोने पे सुहागा। बहुत शुक्रिया फिरोज सर, आज आपने बहुत सही तरीके से बजट का एनालिसिस भी किया और बताया इन्वेस्टर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए। क्लियर स्ट्रेटजी आपने उन्हें सजेस्ट की। बहुत शुक्रिया आज इंपॉर्टेंट दिन पर समय निकालने के लिए।